हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के टाइप्स। कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन सा सर? जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो था बेसिस ऑफ चैनल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले भाई साहब क्या कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन क्या होता है। तो उससे ओरल रिटन किसके अंदर आता है? दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया क्या? ओरल और रिटन। और इसके साथ डिस्कस किया था क्या? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो डायनेमिक नेचर और एक स्टैटिक नेचर। तो सर आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन वर्बल के टाइप्स। ठीक है, नॉन वर्बल के टाइप्स। हाँ जी बिल्कुल, नॉन वर्बल के टाइप्स। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए नहीं आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है सर, चलिए आइए देखिए। तो नॉन वर्बल के कुछ कुछ टाइप्स हैं और बेसिकली लास्ट कुछ सालों से इससे क्वेश्चंस बहुत हद तक पूछे जाते हैं। तो क्या है नॉन वर्बल के टाइप्स, कितने कैटेगराइज किया गया, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला है पैरालिंग्विस्टिक। ठीक है, उसके बाद है काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, क्रोनोमिक्स, है ना, ऑक्यूलेसिक्स, वोकैलिक्स एंड ऑल्फैटिक्स। ये इन सब का हमें बहुत डिस्कस में चर्चा करनी है। ठीक है, आई तो देखिए सबसे पहले चलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। अब देखिए पैरालिंग्विस्टिक हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हमने पैरालैंग्वेज को क्या डिस्कस किया। पैरालिंग्विस्टिक का मतलब जहां पिच, वॉल्यूम, टोन इन सब की बात होती है। ठीक है, हाँ जी सर ये तो समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए कह रहा था पैरालिंग्विस्टिक इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ द वर्ड देमसेल्फ। नहीं है ना? बिल्कुल। अब क्या क्या? द वॉल्यूम, स्पीड, इंटोनेशन ऑफ ए वॉइस अलोंग विद द जेस्चर एंड अदर नॉन वर्बल यूज। तो पैरालिंग्विस्टिक का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम, स्पीड, टोन, है ना, और क्या कहते हैं नॉन वर्बल के जो जेस्चर्स होते हैं वो। ठीक है, कहता है वेन एवर देयर इज ए कंफ्यूजन और स्टीरियोटाइपिंग इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पैरालिंग्विस्टिक इज मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल। आप भाई साहब स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? स्टीरियोटाइप होता है जब हम अजम्पशन बनाते हैं पूरे ग्रुप को देखकर, जब कोई हम अजम्पशन बनाते हैं चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस अजम्पशन को हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो सर नेगेटिव, और अगर नेगेटिव वाले सिर्फ हुए उसको हम लोग प्रिजुडाइज बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, जो अजम्पशन हम किसी ग्रुप को देखकर बना लेते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। और सिर्फ नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं सर? तो उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। ठीक है जी, चलते हैं। अब देखिए एक मेहराबियर मॉडल है जिससे हमेशा पूछा जाता है 3V के बारे में। 3V क्या है सर? 3V, 3V है वर्बल, वोकल एंड विजुअल। आइए पढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द मेहराबियन मॉडल वर्ड्स अकाउंट फॉर 7%, tone of voice accounts for 38% and our body language counts for 55% of the कम्युनिकेशन। भाई साहब एक मेहराबियन का कहना है कि भाई साहब अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके वर्ड 7% मैटर करते हैं, आपके टोन ऑफ वॉइस 38% का मैटर करते हैं, और आपका बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करता है? 55%। तो नॉन वर्बल जेस्चर्स में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेहराबियन का एक दिया गया मॉडल है जिसमें हम क्या देखते हैं? 3V, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। 7, 38, 55। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है दिस हैज बिकम द 7, 30 एंड 55 रूल। ये रूल हो गया। दे आर एब्रिविएटेड एज 3V, that is verbal, vocal and visual. Thus in practice it is always mix of verbal as well as non-verbal communication. हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पैरालैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आपका टोन, वॉल्यूम, पिच, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और इसमें एक मेहराबियर मॉडल है जिसमें हमने क्या याद रखना है? 3V, दैट इज वर्बल, वोकल एंड विजुअल। 7, 38 एंड 55 रूल। हाँ जी ये लीजिए पैरालिंग्विस्टिक खत्म हो गया। अब आ जाइए काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का क्या मतलब होता है? सर काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, है ना। जैसे जो हम थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा इधर देखें, थोड़ा इधर देखें, थोड़ा हाथ को लाएं, तो ये जो बॉडी मूवमेंट के पार्ट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं?
काइनेसिक्स बोला जाता है। आइए पढ़ते हैं। कहता है काइनेसिक्स इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स such as facial expressions and the gestures. Kinesics is an interpretation of body language. क्या है? Body language का interpretation है, such as facial expression, है ना, gestures और more formally non-verbal behavior related to body movement. तो ओवरऑल किससे रिलेटेड है? बॉडी मूवमेंट है। आप कैसे करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है आपका, जेस्चर्स कैसे रखते हो आप, है ना, ये सारा रिलेटेड किससे? काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स से एक ही चीज याद रखिएगा, क्या? दैट इज रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। हाँ जी सर, याद हो जाएगा। कह रहा है आइदर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी एज ए होल। ठीक है, अब आ जाइए हैप्टिक्स। हैप्टिक्स बोलते हैं रिएक्शन टू टच। रिएक्शन टू टच मतलब, अब देखिए टच करने का अलग अलग रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, और उसका हाथ का रिएक्शन आपको पता चल रहा है, उसको भी बोलते हैं हैप्टिक्स। अगर आप पीछे से किसी को मार रहे, जोर से मार दे रहे, अपने फ्रेंड में होता है ना, अरे चल यार ऐसे, तो वो भी एक रिएक्शन है। अगर आप किसी को गलत इंटेंशन से भी टच कर रहे हो तो वो भी पता चलता है, वो भी एक टच है। तो इसीलिए गुड टच और बैड टच की भी नॉलेज होती है, ठीक है, स्पेसिफिकली गर्ल्स में। तो ये क्या है, ये हैप्टिक्स क्या हुआ? हैप्टिक इज ऑल अबाउट रिएक्शन टू टच, कि कैसे टच कर रहे हैं या फिर उस टच से हमें क्या कम्युनिकेशन मिल रहा है। ठीक है, उस टच को जैसे ही वो आपको टच कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी कम्युनिकेशन क्या कह रही है। ठीक है, जैसे अब इधर से गया, जोर से बोला धप्पा, तो इसका मतलब क्या है? वो आपसे मजाक कर रहा है, आपसे सरप्राइज है नहीं। तो इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के टच को क्या कहते हैं? हैप्टिक। आइए पढ़ते हैं। कहता है हैप्टिक कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन and the way by which people and animals communicate via touching. Touch is the most effective means to communicate feelings and emotions. With holding of touch may communicative a variety of negative feelings. देखिए टच, वही मैंने बताया गुड टच और बैड टच के बारे में। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या है सर? प्रोक्सेमिक्स का मतलब भाई साहब, आप डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी करते हो। डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी कौन? वो स्पेस नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, गैप की बात कर रहा हूं आपसे। डिस्टेंस, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो आप लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, फॉर्मल रिलेशंस के बीच में एक गैप मेंटेन करते हो। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? उस गैप को कहते हैं प्रोक्सेमिक्स। आइए पढ़ते हैं। कहता है प्रोक्सेमिक्स इज स्पेस एंड हाउ ह्यूमन यूज इट। कैसे इसको यूज करता है? Proxemics is a part of non-verbal communication. Have you been communicated with someone or something by using non-verbal communication? पूछ रहा है कि आपने कम्युनिकेट किया है कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, किसी के साथ? You may ask yourself how we could do. आपको आपने खुद से पूछना चाहिए कि आप कैसे करते हैं, and how it relevant to us, कितना relevant है ये। ठीक है, Proxemics is like the vehicle or transportation between one person and to another person in non-verbal कम्युनिकेशन। कि भैया ये बोल रहा है, भैया आप पूछो अपने आप से कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो, आप किसी से मिलते हो तो कैसे मिलते हो, कितना स्पेस रखते हो, इसके बारे में आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिए, क्योंकि इसके भी टाइप्स होते हैं। अब आ जाइए डिस्टेंस और स्पेस क्या है ये समझते हैं। देखिए डिस्टेंस और स्पेस, जो काइनेसिक्स के टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस और स्पेस के टाइप्स होते हैं। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन करके बातचीत करनी पड़ती है, उस तरह से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। क्या है? आइए पढ़ते हैं। कहता वी ऑल हैव varying definition of what our personal space is and these definitions are contextual, depend on the situation and the relationship. देखिए कह रहा है कि डिस्टेंस में पर्सनल स्पेस क्या होता है ये आपको पता है, और वो किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस सिचुएशन में कहा सकता है, ये भी निर्भर करता है ना। कहता है ऑल्दो द बबल्स आर इनविजिबल पीपल आर सोशलाइज्ड इनटू नॉर्म्स ऑफ पर्सनल स्पेस विद देयर कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप में वो पर्सनल स्पेस के में होते हैं। स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड 4 जोन्स फॉर यूएस अमेरिकन्स व्हिच आर पब्लिक, सोशल, पर्सनल और इंटीमेट डिस्टेंस हॉल 1960। देखिए स्कॉलर्स ने, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं यूएस के, उन्होंने 4 तरीके के डिस्टेंस और स्पेस जोन का आइडेंटिफाई किया है। पहला क्या है? पहला है जी पब्लिक, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल, चौथा
इंटीमेट। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जो स्टेप होते हैं ये देखिए, ये ग्राफ में बहुत अच्छे से समझाया गया। आइए इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला जो स्पेस है वो है, उसको बोलते हैं इंटीमेट स्पेस। तो बहुत क्लोज होते हैं अपने, उनसे बातचीत, जैसे अगर हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो बहुत पास बैठ के बातों करते हैं, उनसे उनका प्यार लेके बात करते हैं। तो उनका स्पेस कितना होता है, उनका स्पेस यहां दिया गया है 0 फीट से 1.5 फीट तक। नहीं, हाँ जी सर, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से जब आप कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीमेट स्पेस। पर्सनल स्पेस क्या होता है, पर्सनल स्पेस उस स्पेस को कहते हैं जहां हमारे कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं, थोड़े से बाहर वाले फ्रेंड्स, जिसका डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं 1.5 फीट से 4 फीट तक। नहीं, हाँ जी सर, सोशल स्पेस वो होता है जहां हम फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं, ऑफिस, नहीं ऑफिस में कलीग, ठीक है। इसका स्पेस क्या है, इसका स्पेस है 4 फीट से 12 फीट तक। और एक होता है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस मतलब जब आप किसी अनजान से बात करते हैं तो उसका स्पेस कितना होना चाहिए, 12 फीट। 12 फीट, ये किसने कहा है, ये यूएस के स्कॉलर्स ने इसे डिफाइन किया। आइए एक एक करके और ब्रीफ में समझते हैं कि क्या होता है चारों स्पेस। चलिए पहले स्पेस पे चलते हैं, इंटीमेट स्पेस। कहता है एज वी ब्रीच द इनविजिबल लाइन दैट इज 1.5 फीट फ्रॉम आवर बॉडी वी इंटर द इंटीमेट जोन। अगर हमने बॉडी से 1.5 फीट तक की में इनविजिबल कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं अगर ये चीज, तो वो क्या है, वो है इंटीमेट जोन, विच इज रिजर्व फॉर ओनली द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली एंड रोमांटिक इंटीमेट पार्टनर्स। ये भाई साहब हस्बैंड वाइफ, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली के बीच की बात होती है, उनके बीच के कम्युनिकेशन होती है, उनके बीच की दूरी होती है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली इग्नोर पीपल व्हेन दे आर इन दिस स्पेस। आप इस स्पेस में पीपल को इग्नोर ही नहीं कर सकते। पापा की बात को कभी इग्नोर कर पाया है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मम्मा की बात को थोड़ा सा, लेकिन नहीं, उनकी बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ पापा ही तो है सब कुछ, नहीं जी बिल्कुल। तो इवन इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिटेंड देम दैट वी आर इग्नोरिंग देम, ठीक है, ये चीज हो गया जी कि आप उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा स्पेस होता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। कहता है पर्सनल एंड इंटीमेट जोन्स रेफर टू द स्पेस दैट स्टार्ट एट आवर फिजिकल बॉडी एंड एक्सटेंड टू 4 फीट, 4 फीट तक, मेरे फिजिकल बॉडी से 4 फीट तक जो स्पेस होता है। कहता है दीज जोन्स आर रिजर्व फॉर द फ्रेंड्स, क्लोज एक्विटेंस एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। जो भी इस लेवल के होते हैं उसके लिए। देखिए ये वहां वाले जो फ्रेंड्स थे वो क्लोज फ्रेंड्स हो गए। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं नॉर्मली, फॉर्मल फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड तो 1 2 4 होंगे ना, फ्रेंड्स तो बहुत हो सकते हैं। तो ये वो वाला स्पेस है। नहीं, आइए क्या बोलता है, मच ऑफ आवर कम्युनिकेशन अकर्स इन दी पर्सनल स्पेस। बहुत बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन कहां होता है, पर्सनल जोन में, which is what we typically think of as a personal space bubble and extend from 1.5 feet to 4 feet away from our body। कहां से कहां तक करते हैं, 1.5 फीट से 4 फीट तक। even though we are getting closer to physical body of another person, we may use verbal communication at this point signal that our presence in this zone is friendly not intimate। देखिए इंटीमेट स्पेस में तो हम बहुत क्लोज बात करते हैं ना, अपनी पर्सनल परेशानियों को शेयर करते हैं, लेकिन ये जो 1.5 फीट से 4 फीट वाला स्पेस है जिसको हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ शेयर नहीं करते, है ना। हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने स्पेस को रखकर बातचीत करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही बात है। इवन पीपल हु नो ईच अदर कुड बी अनकंफर्टेबल स्पेंडिंग टू मच टाइम इन दिस जोन अननेसेसरली। अगर इस स्पेस में आप फालतू टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हो, जैसे ठीक है, अब मान लो कि कोई फ्रेंड मुझे कॉलेज का फ्रेंड है, ऐसे ही बातचीत हो रही, अब उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे, टाइम स्पेंड तो आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ करोगे, नहीं इसके साथ मूवीज जाते हो, इसके साथ मस्ती करते हो। लेकिन आपके ऐसे भी फ्रेंड होंगे जो कॉलेज में होंगे, कभी कभार देख लिया उनको, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो गई होगी, तो वो ये वाला स्पेस उसको कहते हैं पर्सनल स्पेस। अब आ जाइए सोशल स्पेस पे। सोशल स्पेस क्या होता है, इसको भी देखिए। देखिए भाई साहब 4 से 12 फीट वाला जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्पेस। आइए समझते हैं।
कहता है कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन द सोशल जोन विच इज 4 to 12 फीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी इज टिपिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोफेशनल और कैजुअल इंटरेक्शन। मतलब प्रोफेशनल और कैजुअल इंटरेक्शन मतलब जहां हम ऑफिस वाले बात करते हैं नहीं, बट नॉट इंटीमेट और पब्लिक, जो इंटीमेट और पब्लिक नहीं है। कहता है दिस डिस्टेंस इज प्रिफर्ड इन मेनी प्रोफेशनल सेटिंग्स बिकॉज इट रिड्यूस द सस्पिशियस ऑफ impropriety. The expression keep someone at arm's length means that someone is kept out of personal space and kept in the social or professional space. बोला भाई साहब ऐसा है ना, आपको दोस्ती से मतलब है, वहां कलीग आते हैं, फॉर्मल बातचीत होती है, फिर चले जाते हैं, तो ये वो वाला स्पेस है। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। और लास्ट वाला जो स्पेस है उसको बोलते हैं बेनाम बादशाह, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई दिख गया भैया रास्ता कोई पूछ रहा है, ओ भैया रास्ता ये वाला इधर जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ ये रास्ता जाएगा, ये वो वाले पर्सन है, ये वो वाली कम्युनिकेशन है ना जो 12 फीट और या उससे ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं पब्लिक स्पेस। आइए, कहता पब्लिक एंड सोशल जोन्स रेफर्स टू द स्पेस 4 or more feet अवे फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। एंड द कम्युनिकेशन दैट टिपिकली अकर्स इन these zones is formal, not intimate. Public space starts about 12 feet from a person and extend out from there. 12 फीट या उससे ज्यादा वाली जो होती है कम्युनिकेशन उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक स्पेस वाली कम्युनिकेशन। And this is the least personal of our 4 zones and would typically be used when a person engages in a formal speech is removed from the audience to allow the audience to see when a high profile or powerful person like celebrity executive maintains a distance and a sign of power for safety and security reasons. देखिए पब्लिक स्पीक आप इसको भी कह सकते हैं। देखिए जैसे मान लो शाहरुख खान आ रहा है तो पहले बॉडीगार्ड साइड 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 करते हैं, तो वो भी एक पब्लिक स्पेस है, ठीक है, कि आपको 12 फीट या उससे दूर तक रखा जाता है, आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो। लीजिए जी, ये हो गया आपका क्या, ये डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी यानी कि प्रोक्सेमिक्स के टाइप्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्रोनमिक्स। क्रोनमिक्स होता है टाइम की स्टडी। सर टाइम की स्टडी मतलब, आइए पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। कहता है क्रोनमिक्स इज द स्टडी हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट थ्रू देयर यूज ऑफ टाइम। वी अटेम्प्ट द कंट्रोल टाइम ट्राइंग टू यूज इट मोर इफेक्टिवली। हम लोग टाइम को अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज करना चाहते हैं। कहता है गुड टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। अच्छा टाइम बहुत क्रूशियल होता है। एंड यू शुड रिहर्स अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन until it is a little underline because staying with the time limits is a mark of courtesy and professionalism. तो जब क्रोनमिक्स का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब जब टाइम की हम स्टडी करते हैं कि कौन से टाइम में कितना टाइम हमको देना है, नहीं, कहता है क्रोनमिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि क्रोनमिक्स रिफर्स किसको कहता है कि स्टडी ऑफ टाइम, कि कितना इफेक्ट कम्युनिकेशन को टाइम करता है। टाइम कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल एंड कल्चरल टाइम। देखिए बायोलॉजिकल टाइम भी होता है, फिजिकल टाइम भी होता है, कल्चरल टाइम भी होता है और क्या पर्सनल टाइम भी होता है। तो ये सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है और इसकी एक स्टडी की जाती है। आगे चलिए ऑक्यूलिस्टिक्स। ऑक्यूलिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? ऑक्यूलिस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ आई बिहेवियर, कि आई बिहेवियर को हम स्टडी कैसे करते हैं। आइए पढ़ते हैं। कहता है द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर इज कॉल्ड ऑक्यूलिस्टिक्स एंड द समटाइम्स इट इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज अ सबसेट ऑफ काइनेस्टिक्स कम्युनिकेशन। अच्छा ये इसको क्या कहा जाता है? काइनेस्टिक्स का एक पार्ट कहा जा सकता है। The most important aspect of oculesics is eye contact that opens communication channels, signal availability for interaction and listening immediacy and intimacy। भाई साहब oculesics मतलब सिर्फ आई कांटेक्ट की बात की जाती है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? oculesics का मतलब कि स्टडी ऑफ आई बिहेवियर। जी ये लो जी 6 हो गए। और क्या है? और है वोकलिक्स। वोकलिक्स क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज को वोकलिक्स कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और ऑल्फैक्टिक्स किसको बोलते हैं? ऑल्फैक्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ स्मेल को। स्मेल मतलब भाई सूंघना है ना, तो ऑल्फैक्टिक्स पढ़िए। देखिए क्या कहता है, वोकलिक्स पैरा लैंग्वेज को भाई वॉल्यूम, पिच, टोन की बात की जाती है। ऑल्फैक्टिक्स, आइए, द स्टडी ऑफ स्मेल इन ह्यूमन कॉल्ड ऑल्फैक्टिक्स
In some cultures, Africa and the Middle East, for example, there is a preference of standing close enough to a person in a conversation to be able to detect your body odor. Order क्या है? Order is used in much in such senses. आइए देखिए, देखिए क्या कह रहा है? Order in such cases to categorize people according to their status. स्टेटस के बेसिस पर, पावर के बेसिस पर, सोशल क्लास के बेसिस पर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करने की यहां कोशिश करते हैं। इन मेनी कल्चर्स वियरिंग एन एक्सपेंसिव परफ्यूम कॉलोन्स कैन सिग्नल स्टेटस। अब देखिए बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपना स्टेटस परफ्यूम लगाकर दिखाते हैं कि भाई ये परफ्यूम इतने की है, नहीं इससे मेरा स्टेटस होगा। तो ऑन द अदर हैंड द स्मेल ऑफ स्वेट स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्डर इज लाइकली टू सजेस्ट मैनुअल लेबर एंड द लोअर सोशल स्टेटस। अब भाई साहब जो लोग वर्कर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तो उनके पसीने से कि ये जो होती है स्वेट, उसकी वजह से क्या होता है? उनके लोअर स्टेटस का पता चलता है। नहीं तो ये अलग अलग स्टेटस की बात करता है कौन? ये हो गया ऑल्फैटिक्स। ऑल्फैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्मेल। अब लास्ट में फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है फिजिकल अपीयरेंस। नहीं तो इसके बारे में क्या है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, जैसे दिखना है ना, आपकी इंटेलिजेंस, आप कैसे बोलते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके फिजिकल अपीयरेंस में आती है। आइए अब एक बार इस शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। देखिए यही आपको याद रखना है बेसिकली। प्रोजेक्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड स्पेस, हैप्टिक्स मतलब रिएक्शन टू टच, काइनेसिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, क्रोनमिक्स मतलब स्टडी ऑफ टाइम, ऑक्यूलेसिक्स मतलब यूज ऑफ आई इन कम्युनिकेशन, वोकलिक्स मतलब वॉइस एनिमेशन एंड ऑल्फैटिक्स मतलब सेंस ऑफ स्मेल। लो जी, ये आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और अब एक चीज बचा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क। चलिए उसको पढ़ते हैं और आज खत्म करते हैं चैप्टर 2। आइए देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कहता है द पैटर्न ऑफ कॉन्टैक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग देम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। भाई साहब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। और कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, किसमें हेल्प करता है? कहता है नेटवर्क हेल्प मैनेजर टू establish contact in different patterns through communication flow। जैसे कम्युनिकेशन फ्लो होता है उसमें क्या करता है? एस्टेब्लिश करता है कॉन्टेक्ट को। The network depends upon the magnitude of the organization, nature of the communication channels in the organization and the number of person involved in the process। ठीक है, देयर कैन बी द मेनी पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के। पहला जो है वो है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल। वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है जी? वर्टिकल नेटवर्क होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच बात करते हैं और सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच बात करता है। ये वाला लास्ट में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल कम्युनिकेशन में। बस सेम चीज है, बस यहाँ नेटवर्क कहने का मतलब है कि आप स्टेब्लिश कर रहे हो रिलेशन को। ठीक है, चलिए जी अब और आगे बढ़ते हैं। आइए ये देखिए फिगर में मैंने मेंशन किया है, ये देख रहे हो आप, ये देखो। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है सर्किट नेटवर्क या इसको सर्कल नेटवर्क कह सकते हैं। सर्कल नेटवर्क क्या होता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं। अब एक लोग मतलब एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? बी को मान लेते हैं, एक पर्सन ए है और वो बी को मैसेज कर रहा है, तो बी की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि उस मैसेज का वो रिप्लाई करे, दैट इज फीडबैक, है ना। आइए सर्कल नेटवर्क वही होता है कि भाई एक से आपने सेंडर से आपको मिला क्या? मैसेज मिला रिसीवर को, रिसीवर ने फिर उसको फीडबैक दे दिया। ये यही सर्कुलेट होते रहता है। पढ़िए वही चीज लिखा हुआ है, कहता है अंडर दिस नेटवर्क 2 पर्सन कम्युनिकेट with each other। say Mr. A sends a message to Mr. B, after receiving message Mr. B the communicates the feedback message to Mr. A। देख लिया, सेंडर ने क्या किया? रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर ने फिर उसको फीडबैक भेजा। यही सर्कुलेटर होता है। सो कम्युनिकेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ circuit, yes circle, therefore it is known as circuit network and it is similar to vertical network, but in a circuit network A and B are not necessarily superior and सबऑर्डिनेट। बोला भाई साहब ये भी वर्टिकल की तरह है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं कि इसमें सबऑर्डिनेट और सुपीरियर ही हो। इसमें सुपीरियर भी हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है। और वर्टिकल में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के रिलेशन की बात की गई है।
हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए आगे एक और बढ़ते हैं। तीसरा है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है कि भाई साहब एक बंदा है और उसके नीचे लेफ्ट में भी सबऑर्डिनेट है, राइट में भी सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो प्रोडक्शन के पार्ट भी देख रहा है, और वो मार्केटिंग मैनेजर भी है तो वो मार्केटिंग के पार्ट भी देख रहा है। जैसे आइए पढ़िए क्या बोल रहा है, कहता चेन नेटवर्क, this network of communication follows the organizational hierarchy and the chain of command. All the subordinate receives command from the instructions from their superior. And देखिए ये फिगर दिया हुआ है, कहता B C D and E F G are the subordinate to A in the organizational hierarchy and the receive command from the A which follow the way so in the diagram. अब देखिए इसको डायग्राम को देखिए, आपके पास एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये वाला, इस डायग्राम को पे ध्यान दीजिएगा आप, ये डायग्राम। अब यहां क्या है, ए सबको दे रहा है क्या, कम्युनिकेशन कर रहा है, नीचे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क क्या होता है समझिएगा, हाँ आइए देखिए व्हील नेटवर्क क्या होता है। व्हील नेटवर्क आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक पर्सन, ठीक है, चार लोग अपने एक दूसरे में बात नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्सन, ठीक है, चार लोगों को कम्युनिकेट करता है। कैसे, अब इसका एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी चल भी बहुत रहा है, ऐसे लोग करते हैं। एक बॉयफ्रेंड अपनी 4 गर्लफ्रेंड से बात करता है, लेकिन चारों को पता भी नहीं होता कि वो एक बॉयफ्रेंड का 4 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ये कैसा अपोजिट भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का व्हील नेटवर्क है कि भाई साहब मेरे को तो पता है कि मुझे किससे किससे बात करना है, लेकिन जिसको एक पर्टिकुलर बंदा है उसको पता ही नहीं है, ठीक है, कि उसके 4 सर्कल भी है, ठीक है। जोक सपाट, सीरियस नहीं लीजिएगा इसको। जैसे इसको एक अदर एग्जांपल भी लेके कह सकते हैं कि जो एक एचओडी है अपने डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर से बात कर सकता है, लेकिन जो अपने सभी प्रोफेसर से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। आई व्हील नेटवर्क क्या है, पढ़िए इसको। कहता है here all subordinate receive command from the one superior. This is highly centralized type of communication network where each subordinate receive command from the instruction from single authority or superior A wants the immediate feedback. देखिए ये A है, इससे क्या कर रहा है, चारों ले रहा है आपका इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़िए, आगे क्या है, लीजिए जी, लास्ट पे आ गए हैं, दैट इज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिससे हर तरह के बंदे, किसी भी लेवल के बंदे से बातचीत करता है। ये देखिएगा एकदम बिल्कुल इसके फिगर्स की तरह, आपको बड़ा एक ये देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये फिगर, बिल्कुल इस फिगर की तरह, कहीं पे भी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ये कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये ऐसे कर ले रहा है, ये ए सी से कर ले रहा है, डी ए से कर ले रहा है ना, ये कहीं भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार नेटवर्क। लीजिए जी, आपका चैप्टर 2 भी आज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 में, नई चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, और जय हिंद।